नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र समसामयिक भारतीय शिक्षा के अंतर्गत चल रहे इकाई 1 का आज ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद इकाई 2 आपकी शुरू हो जाएगी। तो इकाई 1 में आज हम पढ़ेंगे क्या, आप सभी देख सकते हैं हमारा चल रहा है शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता। तो शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि शैक्षिक गुणवत्ता के सिद्धांत क्या हैं, यानी शैक्षिक गुणवत्ता के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रह गई बात कि एक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक, तो यह मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जो सूचक हैं, इसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें हैं वह मैंने आपको पढ़ाई है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा। इसमें मैंने ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो रूपरेखा है वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक, उसी में सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी। ठीक है, तो रूपरेखा वाली ही हेडिंग आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए बात? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा में हेडिंग एक ही आएगी। ठीक है, सब में वही है, संसाधनों की व्यवस्था, उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें, ये सारी चीज़ें सब में एक ही चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी कि शैक्षिक गुणवत्ता के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा क्लास कम ले रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, पहले आप कहेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर क्लास चली, जब सेकेंड सेमेस्टर क्लास चलती है तो आप पलायन कर जाते हैं। तो पलायन प्रवृत्ति ठीक नहीं है, क्लास को लेते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे अब, यह प्रोत्साहन व प्रेरणा पर निर्भर होती है। कौन? शैक्षिक गुणवत्ता के सिद्धांत पहला यह है कि शैक्षिक गुणवत्ता प्रोत्साहन पर, यानी विद्यालय में प्रोत्साहन जब बालकों को दिया जाता है, ठीक है, और जब बालकों को प्रेरित किया जाता है, ठीक है, प्रेरणा दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तब जो शिक्षा प्राप्त करता है बालक वह गुणवत्तापूर्ण मानी जाती है। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त तभी बालक कर सकता है जो उसको प्रेरित किया जाए। ठीक है, अंतः प्रेरित हो या बाह्य प्रेरित हो, यानी खुद से प्रेरित हो या अध्यापक के द्वारा प्रेरित हो, लेकिन वह प्रेरित होनी चाहिए, उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक, तो यह प्रेरणा पर निर्भर होता है और प्रोत्साहन पर निर्भर होता है। कौन? शैक्षिक गुणवत्ता जो भी है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है बालक, उसमें प्रेरणा का और प्रोत्साहन का समावेश होता है। ठीक, आगे देखेंगे हम, शिक्षक, छात्र और अभिभावक का सहयोग होना चाहिए, यानी अध्यापकों का, ठीक है, अब अभिभावकों का। अध्यापक ने यहाँ पे काम दे दिया और बालक ने घर पे काम किया ही नहीं। ठीक है, तो यानी अभिभावक का भी सहयोग होना चाहिए, घर पे माता पिता होमवर्क कराएं बालक का। ठीक है, तभी जो शिक्षा होगी वह गुणवत्तापूर्ण होगी, क्वालिटी से भरी होगी। आगे देखेंगे हम, तो कह रहा है कि शिक्षक का, छात्र का व अभिभावक का सहयोग होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नवीन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, पुस्तकों तथा अनुभवों को शामिल करना चाहिए। देखिए, नवीन शिक्षण विधियों, प्रविधियों का मतलब ये है कि हम जो नया आजकल शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं, उनको भी अपने शिक्षण कार्य में सम्मिलित करें, उनके अनुसार शिक्षण कार्य करें। ठीक है, उनके अनुसार क्या करें? हम शिक्षण कार्य करें। आगे देखेंगे हम पुस्तक का मतलब ये है जो नई नई किताबें आ रही हैं, ऐसे नहीं कि पुरानी किताबें 1980 के समय चल रही हैं, उन्हीं को हम क्या करें, उसी से हम कार्य संपादित करते रहें, चलाते रहें, तो ये गलत होगा। चूँकि पीजी कॉलेज में भी, मैं अपने बगल में पीजी कॉलेज है, वहाँ पर जाता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ तो वहाँ पर बच्चे कहते हैं कि ये तो मनोविज्ञान किताब है, 1980 की है, यह ठीक नहीं है, और ये इसमें सारे मैटर मिल नहीं पाते जो हमें पढ़ना होता है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या होता है? दिक्कत यहाँ पे ये है कि अब 1980 का जो किताब पढ़ेगा, कहते हैं कि किताब जो गुरुजी हम पढ़े हैं तो हमारे पिताजी पढ़े हैं, हमारे दादा पढ़े हैं किताब, वह किताब सब इस समय पढ़ रहे हैं। तो जब उस किताब से आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ पाएंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि नवीन शिक्षण विधियों और प्रविधियों तथा पुस्तकों, और पुस्तकों के साथ साथ अनुभव मतलब ये है, जैसे कि आप किसी पुराने जमाने के व्यक्ति से पढ़ेंगे, अध्यापक से पढ़ेंगे, तो आप प्राचीन काल की चीज़ें आपको बताएंगे, नवीन चीज़ें नहीं बता पाएंगे कि आज के समय में क्या चल रहा है। तो जो नवीन अनुभव हैं वह नवीन अध्यापकों से ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं करें कि नवीन अध्यापक ही नवीन अनुभव दे सकते हैं, जो पुराने व्यक्ति हैं वो भी नवीन अनुभव दे सकते हैं, बशर्ते वह जागरूक रहें और क्रियाशील रहें और समाज के साथ अपना सामंजस्य बनाए रहें। तब अगर वह पुराने ढांचे पर चलने
करने वाले हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया कभी भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकेगी। अगर कोई अध्यापक है उसे पुरानी चीज़ें ही पसंद है, वह नए चीज़ों को नहीं अपनाना चाहता है, नई पुस्तकों के अनुसार नहीं पढ़ाना चाहता है, नई शिक्षा विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहता है, वह सिर्फ व्याख्यान दे करके सोचता है कि वह पहले भी गुरु ऊपर बैठता था, छात्र नीचे बैठता था, शिक्षण कार्य चलता था तो अभी भी वैसे ही चलेगा, तो वैसा कार्य नहीं हो सकेगा। अब व्याख्यान संप्रेषण विधि है, कहानी विधि है, विभिन्न विधियाँ हैं, तो हर विधि के अनुसार जो पाठ है जिस विधि के अनुसार है उन विधियों का प्रयोग किया जाए और नवीन विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके पाठ्य पुस्तकों के साथ अनुभव का भी समावेश किया जाए, तभी जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे लोकतंत्रात्मक शिक्षण के विद्यालय प्रबंध का सहयोग होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक शिक्षण यहाँ के नहीं होगा, यहाँ में होगा। ठीक है, यहाँ के की जगह में होगा। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में विद्यालय प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण, सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण है क्या। देखिए, शिक्षण प्रदान करने की 3 विधियां हमने बताया कि 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका एकतंत्र, ठीक है, एक होता है लोकतंत्र या बहुतंत्र जिसको कहते हैं लोकतंत्र, और एक होता है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप यह मैं आपको पढ़ाया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एक तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर एक शिक्षक होता है, ठीक है, एक शिक्षक होता है, उसके जो छात्र होते हैं वह उसकी सिर्फ बातों को सुनते हैं। शिक्षक बोलता है, छात्र जो होते हैं सिर्फ सुनते हैं, और जो कहेगा उसमें हाँ गुरुजी, जी गुरुजी, ऐसे करते हैं। प्राचीन काल में एक तंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली थी। आज के समय में क्या है, भारत में हमारे लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली। लोकतंत्रात्मक मतलब ये है कि एक शिक्षक होगा यहाँ पे और कई सारे छात्र होते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र भी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, यानी कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यह इनसे प्रश्न पूछेगा और यह इनसे प्रश्न पूछेगा। और अहस्तक्षेप में क्या होता है, अहस्तक्षेप में यह मतलब है कि शिक्षक कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, शिक्षक सिर्फ एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है, सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। ठीक है, यह सिर्फ उनको राह दिखाने का काम करेगा, बाकी चलना और न चलना क्या है, बालकों का काम है। यह आपस में एक दूसरे से सहयोग के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। हस्तक्षेप में ऐसा होता है। तो ये कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण में, यानी कि शिक्षण जो है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। बच्चा अध्यापक से प्रश्न पूछे और अध्यापक बच्चे से प्रश्न पूछे। ठीक, और लोकतंत्रात्मक शिक्षण में विद्यालय प्रबंधन का सहयोग होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन मतलब ये है, चाक खत्म हो गया है, अब विद्यालय का जो प्रबंध समिति है या विद्यालय जो प्रबंधक है, प्रधानाचार्य हैं, वो आपको चाक नहीं दे रहे हैं। विद्यालय का श्यामपट्ट खराब हो गया है, ठीक है, साफ करने पर, वाश करने पर साफ हो नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है, या बड़े श्यामपट्ट का आवश्यकता है, क्लास बड़ी है, तो विद्यालय प्रबंधन जब सहयोग नहीं करेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकेगी। बच्चे खड़ा होकर लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं इस स्थिति से गुजरा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, खड़े होकर लिखना पड़ता था, राइटिंग भी खराब हो जाती थी। ठीक है, तो यह चीज़ें हैं, तो इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है। आगे देखेंगे हम, विद्यालय वातावरण अनुशासन पर बल देने वाला होना चाहिए। क्या यह शैक्षिक गुणवत्ता के सिद्धांत है कि जो विद्यालय हो अनुशासन प्रिय हो। देखिए, डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द होता है जिसके अगर शब्दों को अगर हम जोड़ें तो हमें जोड़ने पर 100 मिलते हैं। ठीक है, या अगर डिसिप्लिन यानी कि 1 2 3 4 डी 4 नंबर पे है, तो अगर इसी तरह जोड़ेंगे तो 100 आएगा। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी का। तो खैर अल्लाह की बात है। तो डिसिप्लिन की अगर बात करें तो देखिए, जब तक अनुशासन नहीं होगा, ठीक है, जब तक कड़ाई नहीं होगी, चाहे कड़ाई डर पैदा करने के लिए हो या बालकों को एक सभ्य मानव बनाने के लिए हो, किसी चीज़ के लिए कड़ाई हो, लेकिन कड़ाई आवश्यक है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर आपके महाविद्यालय में कड़ाई होती तो आप भी जाके रेगुलर क्लास करते अपने कॉलेज में, आपको हमारे चैनल से पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर अगर आपके महाविद्यालय में कड़ाई होती तो शिक्षक समय से आकर के पढ़ाते। कई महाविद्यालय मैंने बीएड के ऐसे देखे हैं जहाँ पर कि शिक्षक नाम आते सिर्फ 2 शिक्षक रखे हुए हैं, एक महिला हो जाएंगे अध्यापिका और एक पुरुष अध्यापक होंगे, बस ऐसे चला और काल से क्लर्क चला रहे हैं। कई महाविद्यालय ऐसे हैं कि महाविद्यालय किनका यहाँ पे है, एक महाविद्यालय वहाँ पे है, तो यह जो महाविद्यालय है इसका सारा काम वहाँ पे होता है, यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं 4 किलोमीटर आगे। तो ऐसे चलता है विद्यालय। तो विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन ही मानव को महान बनाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि बिना अनुशासन के जीवन हमारा जो है वह कभी भी सही ढंग से चल नहीं सकता है। इसीलिए हम टाइम टेबल बनाया जाता है कि हाँ इस समय यह पढ़ना है, इस समय यह पढ़ना है, उठना है, खाना है, जाना है विद्यालय, सोना है। ठीक है, सारे काम नियम से होते हैं। तो नियम क्या है, वो भी नियम अनुशासन ही है। तो खैर यहाँ विद्यालय की हम बात कर रहे थे, तो विद्यालय वातावरण अनुशासन पर बल देने वाला होना चाहिए।
तभी शिक्षा जो होगी वह गुणवत्तापूर्ण प्रदान की जा सकेगी। नहीं तो कभी हिंदी का घंटा 4 पीरियड चल रहा है, हिंदी का ही चल रहा है, तो बच्चे उब जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। आज विद्यालय बंद है, कल विद्यालय खुला है, या फिर बारिश में ही विद्यालय खुला है, आधे बच्चे आए, आधे बच्चे पढ़े, आधे बच्चे पढ़े नहीं, तो वह विद्यालय कभी भी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्रदान नहीं कर पाएगा। ठीक, वहाँ की शिक्षा प्रक्रिया हमेशा अस्त व्यस्त ही चलेगी। आगे हम बात करेंगे पुरस्कार व दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पुरस्कार व दंड। पुरस्कार और दंड से तो मुझे लगता ऐसा नहीं है कि कोई भी बचा होगा, सबको पुरस्कार भी मिला होगा क्लास से और दंड भी मिला होगा, चाहे भले वो कार्य किया हो या कार्य नहीं किया हो। ठीक है, तो पुरस्कार व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और पुरस्कार व दंड की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, पुरस्कार व दंड की व्यवस्था छात्र के लिए भी होनी चाहिए और शिक्षक के लिए भी होनी चाहिए, और शिक्षा के बाद जो विद्यालय के कर्मचारी हैं उनके लिए भी पुरस्कार व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा नियम कानून छात्र के लिए ही बनाया गया है, शिक्षक के लिए भी है। अगर शिक्षक क्लास में गलत पढ़ा रहा है, समय से नहीं आ रहा है, कई दिन छुट्टी ले रहा है, तो उसको भी दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए। कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, स्कूल बस समय से नहीं पहुंच रही है, लेट आ रही है, स्कूल के ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहे हैं, तो उन पे भी दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। या जो कार्य अध्यापक या छात्र सही ढंग से कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य, शिक्षा प्राप्त कर रहा है छात्र, बढ़िया अंक अच्छा ला रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है क्लास में, तो उसको पुरस्कार के माध्यम से उसको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक पुनर्बलन में आपका आता है पुरस्कार और ऋणात्मक आता है दंड। ठीक है, आगे देखेंगे हम शैक्षिक प्रतियोगिताओं का समय समय पर आयोजन करना। देखिए समय पर आयोजन करने का मतलब यह है कि जब प्रतियोगिता हमेशा क्लास चलती रहती है ना, तो नीरस लगने लगता है। हम ही हैं बीएड क्लास रेगुलर चाहते हैं, तो हमें कुछ लगता है कि रोज़ तो बीएड को पढ़ाते हैं, कभी वीडियो बना देंगे कि एमएड करने के क्या फ़ायदे हैं, कभी राशि टंडन का वीडियो ला देते हैं, कभी विद्यापीठ की डिग्री का फॉर्म का ला देते हैं, तो थोड़ा सा अलग हम भी डालने का प्रयास करते हैं कि वैसा एक ही न चले। उसी तरह क्लास भी जब चलती रहती है तो बच्चा उब जाता है। तो बच्चों में स्वस्थ प्रतियोगिता का भी आयोजन करना चाहिए, यानी धनात्मक प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता। धनात्मक और स्वस्थ प्रतियोगिता का मतलब यह है कि जो प्रतियोगिता हो उनमें आपस में वैमनस्य टकराव पैदा करनी ना हो, बल्कि एक दूसरे से अच्छा कर दिखाने की भावना का विकास करती हो। ठीक है, तब जाकर के उनमें किसका विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। सृजनात्मकता का अर्थ यह है कि बच्चे एक ही चीज़ को कई ढंग से करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वह सृजनात्मकता का जब विकास होगा तब जाकर के बालक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ये सब सिद्धांत हैं, अगर इन सब पर हम अमल करेंगे तो जो शिक्षा प्रदान करेंगे बालक को वह गुणवत्तापूर्ण होगी, और हमारा विद्यालय प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे विद्यालय के जो प्रचार करने वाले होंगे वह खुद हमारे छात्र होंगे, बालक होंगे, वह खुद स्टार्टअप प्रचारक होंगे। आपको पोस्टर लगवा के गाँव अध्यापकों को भेज के प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखे होंगे कि जब कोचिंग संस्थान खुलते हैं तो हमें बच्चा एक होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा जब घर जाता है तो खुद प्रचार करता है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके अभिभावक उसकी प्रगति देखते हैं, शैक्षिक प्रगति, तो वह खुद एक दूसरे से मिलते कहते हैं हाँ बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, बहुत अच्छा अंक लाया है, विद्यालय में बहुत अच्छा कर दिखाया है, आप भी अपने बच्चे को ही भेजिए, तो खुद प्रचार होने लगता है। तो आप अपने जो भी विद्यालय है या छात्र है उसको अगर एक सिद्धांत के तहत लेकर के चलेंगे तो अच्छा कर दिखाएगा। आगे देखेंगे हम, शिक्षा बालक केंद्रित हो। शिक्षा कौन सी केंद्रित हो, बालक केंद्रित। चूँकि आप जानते हैं बात हम हमेशा कहते हैं कि पहले जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, या हम बालक भी यहाँ कह सकते हैं, या अगर आपको अच्छा ना लगे बालक तो आप यहाँ बाल ही कर लीजिए। ठीक है, शिक्षा बाल केंद्रित हो या शिक्षा बालक केंद्रित हो, यानी जो भी शिक्षा प्रदान की जाए वह बालक के आवश्यकताओं, रुचियों, सामर्थ्य, उम्र, ठीक है, का ध्यान रख करके प्रदान की जाए। ये नहीं कि कक्षा 1 का लड़का है और उसको हम कक्षा 3 का स्थानीय मान लगे सिखाने, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, हालांकि आजकल के बच्चे इतने चालाक हैं कि वह छोटे बच्चे ऐसे हैं कि वो ऐसा कार्य कर देंगे जो आप हम नहीं कर पाएंगे, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ शिक्षा से बात की जा रही है, तो शिक्षा में प्रदान करते समय बालक की रुचि का मतलब ये है कि उसका मन है पढ़ने का तो पढ़ाइए, नहीं मन है तो उसको कहानी सुनाइए। जो वह कह रहा है कि आज गुरुजी पेट में दर्द है, उसको ज़बरदस्ती आप पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो यही चीज़ें हैं। आगे देखेंगे हम, योग्य व गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम विद्यालय बढ़िया बनवा दिए, कर्मचारी की व्यवस्था बढ़िया कर दिए, उसके बाद छात्र भर दिए खूब बढ़िया से,
लेकिन जब शिक्षक ही योग्य नहीं होगा तो सारी शिक्षा की प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा गया शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो छात्र आ गए, पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार हो गया, नवीन सारी चीज़ें सिलेबस में भर दी गई हैं, कंप्यूटर तकनीक का भी ज्ञान रख दिया गया है। लेकिन शिक्षक ही जब उस युग का नहीं है, कक्षा 8 पास करके जो आया है वह शिक्षक है, ठीक है, तो वह पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसे बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं का ध्यान नहीं है, उसे शिक्षण विधियों का ध्यान नहीं है। वह तो 8 पढ़ के कक्षा 5 में पढ़ाने के लिए आया है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यही मैं कह रहा था कि योग्य व गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य हो, तभी आप एक शैक्षिक गुणवत्ता का प्रतिपादन, यानी कि शैक्षिक गुणवत्ता के जो सिद्धांत हैं उनका आप पालन कर सकेंगे, और पालन करते हुए शिक्षा के जो उद्देश्य आपके हैं उनको आप प्राप्त कर सकेंगे। इसमें एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं आप कि 9वां के बाद यहाँ पे एक 10वां नंबर कर सकते हैं कि तकनीक का ज्ञान प्रदान करना। यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हैं अपने से आप कि तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि आप जानते हैं कि तकनीकी, आज का ज़माना तकनीक का है, तो तकनीक व व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करना, व्यवसायिक, तकनीक व व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करना। यह तकनीक और व्यवसायिक ज्ञान आज के ज़माने में बहुत जरूरी है। हम बीएड कर लिए हैं, हम बीए कर लिए हैं, हम एमए कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमें माता पिता मान लीजिए कि घर से कहते हैं कि आप अभी बाहर जाके कुछ कार्य करके कुछ धनार्जन करिए, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपने तो बस पढ़ा है, आपके पास कोई हाथ में कला कौशल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए बीएड किए हैं तो आपके पास शिक्षण विधि प्रविधि ज्ञान है, आप पढ़ा सकते हैं, आपने टीचिंग किया हुआ है, लेकिन जिसने से बीए में किया हुआ क्या करेगा? तो वह बेरोजगारी के स्तर में ही आएगा। इसीलिए विद्यालय में तकनीक व व्यवसायिक ज्ञान ही बच्चों को प्रदान करना चाहिए, तभी जो शिक्षा होगी वह गुणवत्ता पूर्ण प्राप्त हो सकेगी और शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त हो सकेगी। और इसी तरह आपकी यह शैक्षिक संस्था हेतु गुणवत्ता नामक जो टॉपिक है आपका, यह समाप्त होता है और इसी के साथ यूनिट फर्स्ट में समाप्त करता हूँ। रह गई बात आगे कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव, उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव, यह भी आपके इसी के अंतर्गत है यूनिट फर्स्ट में। लेकिन यह सारी चीज़ें आपके यूनिट सेकेंड और थर्ड में भी हैं, इसलिए मैं आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, इसको ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। ठीक है, इसी के साथ यह आपकी क्लास समाप्त होती है। और एक बात मैं और कहूँगा कि आप पूछते हैं कि सर अगली क्लास कब आएगी, तो अगली क्लास आप नोट कर लीजिए कि जब तक इस क्लास के 250 प्लस व्यू नहीं हो जाएंगे तब तक अगली क्लास नहीं आएगी। अब क्लास आपके ऊपर है, आप 250 से ज़्यादा व्यू करिए, मैं इतना कम रखा हुआ हूँ। ठीक है, 250 ज़्यादा जिस दिन व्यू हो जाएंगे उस दिन मैं तुरंत अगली क्लास अपलोड कर दूंगा। अब ये आपके हाथ, मेरे हाथ में नहीं, आप तुरंत देखिए और व्यू हमारा बढ़ाइए और मैं आपको तुरंत अगली क्लास प्रदान करूँगा। नहीं तो मैं बीएड 4th सेमेस्टर क्लास चलाने जा रहा हूँ, मैं सीधे इस पर शब्दों में कह दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।